Good morning, students. Today we are going to discuss about the money creation by the commercial bank. We already discussed about the commercial banks एंड सेंट्रल बैंक. ओके, सेंट्रल बैंक हमने पढ़ा था कि एक कंट्री में एक ही होगा, और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफ्रेंशिएशन भी हमने देख लिया था. ओके, नाउ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है? इसको मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन दोनों ही बोला जा सकता है. ओके, इट मे बी मनी क्रिएशन और मे बी क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, तो मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू करेंसी. आपको भी पता है, हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा है कि लास्ट वीडियो के अंदर कि सेंट्रल बैंक जिस तरह से करेंसी या नोट्स या कॉइन्स इशू कर सकता है, उस तरह से कमर्शियल बैंक तो इशू नहीं करता है. बिकॉज सोल एजेंसी कौन सी है करेंसी इशू करने की? इंडिया में जैसे आरबीआई. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं है. बट हमने पढ़ा था कि मनी के जो सप्लायर्स होते हैं वो 3 लोग होते हैं. मनी के सप्लायर्स 3 लोग हैं. पहला सप्लायर कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक. दूसरा सप्लायर कौन है? दूसरा सप्लायर है कमर्शियल बैंक. और तीसरा सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, ये दोनों तो कहीं ना कहीं नोट और कॉइन्स इशू करते हैं. बट कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक को सप्लायर क्यों बोला जा रहा है? कमर्शियल बैंक को सप्लायर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है. ठीक है, इनडायरेक्टली वो क्या करता है? मनी सप्लाई करता है बाय वे ऑफ क्रेडिट और मनी क्रिएशन. तो कैसे करता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं. येट दे आर सप्लायर्स ऑफ द मनी सप्लाई एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स. तो किसी न किसी तरह से ये मनी तो क्रिएट ये भी करता है. जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे के सारे सिक्के इशू करता है, आरबीआई सारे के सारे नोट इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. ठीक है, उसी तरह से कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन. ओके, तो अब यहाँ पर एक है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन के प्रोसेस को बता रहा है. देखो, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके. फिर आता है आपके पास में अब प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. देखो, ज़्यादातर जो सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है, इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का. 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का ये पॉइंट, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. तो उसने जब ये क्वेश्चन दिया ना, तो उसने ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस. उसने ये बोला कि एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ रहे हैं. अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं देना है, इस प्रोसेस के साथ साथ ही एग्जाम्पल को भी चलाना है. ठीक है, देखो कैसे. सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एज्यूम ऑल बैंक्स आर अ सिंगल यूनिट्स. हमारे लिए अब हर बैंक अलग अलग नहीं है. एक्सिस बैंक, कमर्शियल एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एसबीआई, सारे के सारे कमर्शियल बैंक को हम लोग यहाँ एक ही यूनिट मान रहे हैं. सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? आरबीआई के अंडर में. तो इसलिए सारे के सारे बैंक्स को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं. ठीक है, लेट अस एज्यूम द बैंक रिसीव अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10,000. अब मान लो बैंक के पास में 10,000 रुपये की डिपॉजिट आती है. मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी डिपॉजिट. इसका क्या मतलब हुआ? बैंक के पास 10,000 रुपये की डिपॉजिट्स कैश में जमा हुई है. तो जब भी कोई बंदा अपने अकाउंट में पैसा कैश में जमा कराता है, दैट इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरी डिपॉजिट. जब भी कोई बंदा अपने अकाउंट में पैसा कैश में जमा कराएगा, दैट इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरी डिपॉजिट. ओके, और जब भी किसी अकाउंट में पैसा जमा तो होता है, लेकिन बाय वे ऑफ लोन. फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक से लोन लिया, तो जब मैं बैंक से लोन लूँगा तो बैंक मुझे पैसा कैश में हाथ में नहीं देगा. बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा. तो जब मेरे अकाउंट में जो पैसा आएगा वो भी डिपॉजिट्स है. वो कैसी डिपॉजिट है? वो प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट है. तो डिपॉजिट्स जो होती है, डिमांड डिपॉजिट्स, वो 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी डिपॉजिट जो आपने बाय वे ऑफ कैश सबमिट की है और डिपॉजिट की है, और सेकेंडरी डिपॉजिट जो बाय वे ऑफ लोन अराइज हुई है. ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मान लेते हैं कि बैंक के पास में 10,000 रुपीज़ की डिपॉजिट्स हुई है. ओके, अब आगे इसने लिखा है एज पर द बैंक्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑल डिपॉजिटर नेवर विड्रॉ देयर डिपॉजिट सेम डे. बैंक का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बंदा जिस दिन पैसा जमा कराएगा, सेम डे वापस पैसा एनकैश नहीं करेगा.
ठीक है। तो अब वो पैसा हमारे पास में, आप खुद एज अ बैंक सोच के देखो, हम एज मतलब पब्लिक ने हमको पैसा दिया, ठीक है, उस पैसे को पब्लिक हमारे पास क्यों सबमिट करती है? फॉर द सेफ्टी रीज़न, और दूसरा उनको इंटरेस्ट चाहिए। पहला तो उनको सेफ्टी चाहिए अपने पैसों की, और दूसरा उनको इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए वो हमारे पास देती है। तो आप सोचो कि उन्होंने हमको पैसा जो दिया है, उस पैसे का हम क्या कर रहे हैं? हमको तो इंटरेस्ट देना है, उस पैसे का हम क्या करें? तो इतना अच्छा रहेगा उस पैसे को अगर मैं किसी और को लोन दे दूं, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट ले लूं। लेकिन अगर मैंने किसी और को लोन कैश में दे दिया तो मैं वहीं अटक जाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लेते हैं मेरे पास में ये 10,000 रुपीज़ की डिपॉजिट आई है, अगर इस 10,000 की डिपॉजिट को मैं मैंने इसको बोला कि आप मेरे पास पैसा जमा करो, मैं आपको 10% पैसा इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। ए नाम के बंदे ने मुझे पैसा दिया और मैंने उसको बोला, प्रॉमिस किया कि मैं 10% इंटरेस्ट आपको दूंगा। बी नाम के बंदे को पैसे की ज़रूरत है, वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको वो 10,000 रुपीज़ दे दिए और बोला कि मैं आपसे इंटरेस्ट जो लूँगा वो लूँगा 15%, ठीक है। अब आप सोचो, क्या मैं किसी और को भी ये 10,000 लोन दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता हूँ 10,000 लोन पे? क्योंकि मैंने एक बंदे से 10,000 लिए, दूसरे बंदे को 10,000 हाथ में कैश में दे दिए, ख़त्म बात। तो मैं जो कमा पाऊंगा वो सिर्फ 5% कमा पाऊंगा। लेकिन कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करते हैं। कॉमर्शियल बैंक पता है क्या करते हैं? कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, जैसे इसके 10,000 रुपीज़ मेरे पास आए, अब ये 10,000 रुपीज़ मेरे पास में आ गए हैं, सबसे पहले तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि ये बंदा भी मेरे से कभी भी पैसा निकाल सकता है, तो उसके लिए मैं अलग से रिजर्व करके रखूँगा 10%। मेरे दिमाग में ऐसा चलता है कि 10% पैसा वो इनकैश कर सकता है, तो मैंने 10% पैसा अलग रख रखा है, ठीक है। तो अब मेरे पास 9,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब कोई मेरे पास आता है, कहता है कि मुझे 9,000 रुपीज़ का लोन चाहिए, तो मैं उसको कहूँगा, भाई साहब मैं आपको हाथ में कैश नहीं दूंगा, सबसे पहले एक काम करो, आप अकाउंट खुलवाओ हमारे बैंक में। अब जब अकाउंट खुलेगा तब मैं उस अकाउंट के अंदर पैसे डालूंगा 9,000। अब आप एक चीज़ सोचो, मैंने उसको बोला मैं इंटरेस्ट लूँगा आपसे 15% का, 15% का इंटरेस्ट मैं आपसे लूँगा, ठीक है। आप एक चीज़ सोच के देखो, जब तक वो बंदा उस अकाउंट में से पैसे नहीं निकालता है, तब तक वो पैसा मेरे पास ही तो पड़ा है, तो तब तक तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मैं ले ही रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर 5 दिन का भी इंटरेस्ट मैं अगर उससे लेता हूँ तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। और बैंक के पास ऐसा एक कस्टमर नहीं होता, बैंक के पास ऐसे लाखों कस्टमर्स होते हैं। इसलिए बैंक क्या करता है, एक तरह से वो हमारे विश्वास का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि हम बैंक पे विश्वास करते हैं तो वो हमारे विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। जब तक वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा तब तक वो पैसा जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग उसको फालतू ही देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते हैं, मैं इस एग्जाम्पल को वापस लूँगा। देखो, तो पहले हमने क्या माना कि बैंक के पास 10,000 रुपये आए। अब एज पर द बैंक्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ऑल डिपॉजिटर नेवर विड्रॉ देयर डिपॉजिट सेम डे, ओके। तो सो बैंक कीप ओनली 10% एज्यूम रिजर्व रिक्वायरमेंट। हमने माना है कि बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है? 10%। हर बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है जो RBI सेट करता है कि आपको इतना % पैसा तो एटलीस्ट अपने पास सेफ रखना चाहिए, उसको लोन पे नहीं देना है, उसको आपको अपने पास रखना है, क्योंकि वो इनकैश करने आ सकता है जो बंदा डिपॉजिट करवा रहा है, ठीक है। तो सो बैंक कीप ओनली 10% ऑफ द कैश डिपॉजिट एंड लोन आउट द रेस्ट अमाउंट, और बाकी अमाउंट को क्या कर देता है? लोन आउट कर देता है, ठीक है। बैंक नेवर गिव्स लोन बाय वे ऑफ कैश, बैंक गिव्स लोन बाय अकाउंट ट्रांसफर। बैंक हमेशा क्या करता है? अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू ही आपको पैसा लोन पे देगा, कभी भी कैश आपको नहीं देगा। और इसी अकाउंट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। अगर आपने कैश में पैसा जमा कराया, डिपॉजिट हुई, तो उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। अगर आपके अकाउंट में बाय वे ऑफ लोन अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। फिर आगे आपके पास में क्या आता है? अब इसने लिखा है कि बैंक नेवर गिव्स द लोन बाय वे ऑफ कैश, बैंक गिव्स द लोन बाय अकाउंट ट्रांसफर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, प्राइमरी डिपॉजिट यानी कितना है आपके पास? कैश कितना पड़ा है आपके पास? 10,000 रुपये। रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी रखनी है आपको? 10%। ये उसके लिए अलग से रख रहे हैं कि अगर उसने पैसे निकालने के लिए बोला तो उसके एटलीस्ट हमारे पास में कुछ अमाउंट होना चाहिए, तो हमने 1,000 अलग कर दिया। अब हमारे पास 9,000 रुपये पड़े हैं। बैंक लोन आउट द 9,000 एंड ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर। बैंक क्या करेगा? इस 9,000 रुपये को जो भी ज़रूरतमंद होगा उसको लोन पे दे देगा, और उसको कैश में नहीं देगा, ट्रांसफर दैट अमाउंट इन अकाउंट ऑफ बोरोवर। बैंक बोरोवर के अकाउंट के अंदर एक मैसेज भेजेगा। देखो, बैंक कभी भी, जैसे आपके पास मैसेज आता है ना, योर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ 1 लाख रुपीज़, तो ये मत सोचना कि वो 1 लाख रुपीज़ सही में किसी एक गुल्लक से निकाल के दूसरे गुल्लक में डाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक सिर्फ आपको एक मैसेज भेजता है, वो पैसा जहाँ था हार्ड कैश में वहीं पे पड़ा है,
बैंक ने सिर्फ आपको क्या किया, एक मैसेज भेजा है। हम ये नहीं कह सकते कि बैंक हमको पागल बनाता है, बट हम बैंक पे विश्वास करते हैं, दैट्स वाई बैंक इसका फ़ायदा उठाता है, और ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा है बैंक। ओके, तो आगे ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल प्राइमरी डिपॉजिट 10,000, रिजर्व रिक्वायरमेंट 10%, एक्सेस पड़ा है 9,000, बैंक इस 9,000 को किसी और को लोन पे दे देगा। अगेन बैंक कीप 10% रिजर्व। अब बैंक देखो जिसके अकाउंट में 9,000 डाले हैं, हम ये एज्यूम करते हैं वो बंदा भी सेम डे 9,000 रुपये नहीं निकालेगा, वो भी क्या करेगा, सेम डे 10% से ज़्यादा पैसा नहीं निकालता है। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिस भी बंदे के पास में 9,000 रुपये का लोन का अमाउंट गया है, वो सेम डे पूरा पैसा एनकैश नहीं करेगा, 10% पैसा ही एनकैश करेगा। ठीक है, तो बैंक लोन अमाउंट 9,000 जिसको अकाउंट ट्रांसफर कर देगा। अगेन बैंक कीप 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, RR मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो अब कैश डिपॉजिट कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना है, 10,000 रुपये का तो कैश प्लस 9,000 हमने लोन पे भी दिया है किसी को। तो अब हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी हो गई है, 19,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये का तो एक बंदे का कैश में अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो उसके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, और प्लस एक बंदा ऐसा है जिसके लोन अकाउंट है, उसके अकाउंट में 9,000 रुपये पड़े हैं। तो हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हुई है वो ये 19,000 की। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना रखना है, 10% ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो 19,000 का 10% 1,900 रुपये हम साइड में रख लेंगे। 1,000 रुपये तो वो जो बंदा कैश में जमा करा के गया है उसके लिए, और 900 रुपये जिसने हमसे लोन लिया है उसके लिए। ठीक है, अब एक्सेस कितना पड़ा है आपके पास, 10,000 रुपये में से 1,900 रुपये तो आपने उनके लिए अलग रख दिए, पर अभी भी आपके पास 8,100 रुपीज़ पड़े हैं जिसको आप लोन पे दे सकते हो और इंटरेस्ट कमा सकते हो। अब बैंक अगेन लोन आउट द एक्सेस, बैंक अगेन लोन आउट द एक्सेस ऑफ रुपीज़ 8,100 एंड एन्जॉय इंटरेस्ट। और बैंक क्या करेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट इस पर भी कमा लेगा। तो कैश डिपॉजिट 10,000, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स 10,000 तो प्राइमरी का था, 9,000 हमने एक बंदे को लोन दिया, 8,100 का एक और बंदे को लोन दिया। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो गई है वो हो गई है 27,100। ठीक है, और रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है, तो 27,100 का 10% 2,710। एक्सेस जो आपके पास अब पड़ा है वो कितना पड़ा है, देखो 10,000 रुपये थे, 10,000 में से आपका रिजर्व कितना रखना है, 2,710 का। तो अभी आपके पास 7,290 का एक्सेस पड़ा है। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, लोन आउट कर दोगे। बैंक कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द फुल अमाउंट इज नॉट एग्जॉस्टेड। जब तक कि ये जो एक्सेस आ रहा है ना, तब तक बैंक क्या करता रहेगा, इस अमाउंट को लोन आउट करता ही रहेगा। ओके, एक बैलेंस शीट के थ्रू मैंने इसको प्रॉपर वे में समझाया है। मैं एक बार वापस से एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल के मान लेते हैं ए नाम का बंदा था। ठीक है, वो ए नाम का बंदे के घर के पास में एक नया बैंक खुलता है। अब वो उस बैंक के पास जाता है कि भाई साहब, भाई घर के पास में लोन बैंक है आपका, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मेरा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जमा करो। तो सबसे पहले बैंक के मैनेजर ने बोला कि भाई गुड मॉर्निंग, आप आए हो बैंक के पास, पहले कस्टमर हो, अच्छी चीज़ है, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक के पास। ओके, तो आप अपना अकाउंट खुलवा लो। ओके, उसने अकाउंट खुलवाया, उसने 10,000 रुपीज़ बैंक को दिए, और बैंक ने क्या किया, उस अकाउंट बंदे के पास में, जो ए नाम का बंदा है उसके पास में क्या किया, एक मैसेज भेजा। और मैसेज क्या था, योर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ 10,000, यानी कि 1 and 4 times 0 दैट इज़ 10,000 रुपीज़। वो बंदा खुश हो गया कि मेरे बैंक में पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है, पैसे किसके पास पड़े हैं, बैंक मैनेजर के पास पड़े हैं या बैंक के पास पड़े हैं, कहीं पे भी नहीं गए, लेकिन बस उसको खुशी हो गई कि भाई मेरे पैसे जमा हो गए। ठीक है, वो घर चला गया। तो ए नाम के बंदे का तो ये सीन हुआ। ओके, वो घर पे जा चुका है। अब बैंक के पास में कुछ और लोग भी रहते हैं, तो उनमें से एक बंदा था बी, वो बैंक के पास आया और उसने बैंक को आके बोला, भाई साहब मुझे लोन चाहिए, भाई घर के पास बैंक खुला है और मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो मुझे लोन चाहिए। तो बैंक ने पूछा आपको कितना लोन चाहिए, उसने कहा 10,000 रुपीज़ का। तो बैंक ने कहा हमारे पास में 10,000 रुपीज़ का तो अभी एक्सेस रिजर्व नहीं है, हमारे पास जो रिजर्व है वो है 9,000 रुपीज़। आपको अगर चाहिए तो आप बैंक का फॉर्म भर दो, आप अकाउंट खुलवाओ सबसे पहले तो, क्योंकि बैंक कभी भी क्या करता है, कैश में पैसा आपको नहीं देता है, तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाओ। तो बी ने अपना अकाउंट खुलवाया, उसमें सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली। अब बी का अकाउंट खुल चुका है। अब बी ने एग्री कर लिया कि ठीक है मुझे 9,000 रुपीज़ का लोन दे दो। तो बैंक ने क्या किया, उसको भी बेवकूफ़ बनाया। बैंक ने उसके पास में एक मैसेज भेजा। ठीक है, वो मैसेज क्या था, योर लोन इज़ अप्रूव्ड एंड योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ
9000। वो खुश हो गया कि मेरे पास पैसा आ चुका है। ये पैसा भी किसके पास ही पड़ा है, अभी तक वो पैसा बैंक के पास ही है, 10,000 रुपये, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं गया वो पैसा, ठीक है। वो खुश हो गया। अब उसको एक्चुअली में पैसा, बी को पैसा चाहिए था कब? देखो हर इंसान यही करता है, जब भी कोई लोन लेता है तो वो इंसान को मतलब अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो क्या कोशिश करता है कि उस रिक्वायर्ड अमाउंट को मैं एज सून एज पॉसिबल अपने पास रख लूँ। कल पैसा चाहिए, आज कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अगर मुझे 2 महीने बाद पैसा चाहिए या 1 महीने बाद पैसा चाहिए तो मैं उसको अरेंज करने के लिए 1 महीने पहले से हाथ पैर मारना शुरू कर दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए कोशिश करें इस चीज़ को समझने की कि बी ने 9000 रुपीज़ का लोन तो ले लिया है, लेकिन उसके अकाउंट में ही पड़े हैं, ठीक है। अभी तक उसने वो खर्च नहीं किए हैं, उसको रिक्वायरमेंट तो बाद में है, बट उसने अभी एक बार लोन लेके रख दिया कि चलो ठीक है, अब कोई दिमाग मारी तो नहीं करनी है, 9000 रुपये पड़े हैं अपने पास में, ठीक है। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो 9000 रुपये निकालेगा एटीएम से और या बैंक से, और वो 9000 रुपये का यूज़ कर लेगा। अभी उसके अकाउंट में ही पड़े हैं, और उसके अकाउंट में होने का मतलब क्या है? बैंक के पास ही पड़े, ओके। अब देखो इसके बाद में क्या हो गया है, कितना रिजर्व रिक्वायरमेंट हो गया। देखो बैंक के पास डिपॉजिट्स कितनी हो गई है, 10,000 रुपये की कैश में और 9,000 रुपये की लोन में, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। और बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना रखना है? 10%। तो 10,000 9,000 यानी 19,000 रुपये का 10% यानी 1,900 रुपये बैंक अलग रख देगा। 1,000 रुपये इसके लिए और 900 रुपये इसके लिए बैंक अलग रख देगा। अब 8,100 को बैंक फिर से लोन देने के लिए तैयार है। अब सी नाम का बंदा बैंक के पास आता है, ठीक है, ये भी मांगी लाल है, बैंक के पास आके कहता है मुझे लोन चाहिए। तो बैंक कहता है कितना लोन चाहिए भाई आपको? तो वो कहता है मुझे 10,000 का लोन चाहिए। बैंक ने बोला 10,000 का लोन तो नहीं है, आपको 8,100 का अगर लोन चाहिए तो बताओ। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे लोन दे दो 8,100 का। तो बैंक ने बोला कि आपको लोन कैश में नहीं मिलेगा, हम लोग लोन कैसे देते हैं? बाय वे ऑफ अकाउंट ट्रांसफ़र। तो आप अपना अकाउंट खुलवाओ। उसने अकाउंट खुलवाया, सारी इन्फॉर्मेशन दी बैंक ने। उसके अकाउंट खोलने के बाद में थोड़े दिन बाद में उसके पास मैसेज गया। वो मैसेज क्या था? कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज़ ओपन एंड योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ रुपीज़ 8,100। 8,100 रुपये का अकाउंट आपका क्रेडिट हो चुका है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। ये भी खुश हो गया, ठीक है। इसको भी पैसा हाथों हाथ नहीं चाहिए, अब आदमी चाहिए, बट ये पहले से अरेंज करके रखना चाहता था, ठीक है। तो इसने भी अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो अल्टीमेटली सारा के सारा पैसा है कितना? 10,000 रुपये। लेकिन बैंक ने कितना डिपॉजिट क्रिएट कर दिया? ये 10,000, ये 9,000 और ये 8,000, मतलब 10,000 रुपये से बैंक ने 27,100 रुपये की डिपॉजिट्स क्रिएट कर ली है, ठीक है। और बैंक क्या करेगा? इस पे तो इंटरेस्ट देगा, मान लेते हैं इस पे इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, और इन दोनों से इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेता ज़्यादा है बैंक। 10% का अगर इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो मान के चलो कि वो 15 से 20% का इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट की अर्निंग बैंक की होती रहेगी। जबकि पैसा कितना है? सिर्फ 10,000 रुपये। और जबकि उसने लोन कितने दे दिए? यहाँ पर दिख रहा है, देखो 17,100 के तो लोन दे दिए और 10,000 रुपये का कैश, मतलब 27,100 रुपये की डिपॉजिट्स बैंक के पास पड़ी है। बैंक ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि ये फुल अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये बैंक, अगर इस एग्जांपल में देखा जाए ना, तो बैंक क्या कर रहा है? 1 लाख तक की डिपॉजिट्स क्रिएट करेगा। 1 लाख तक की डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहा है। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसे देखूँ तो देखो, मान लो अगर एक बंदा है, बैंक खोल लिया उसने, उसके पास में 10,000 रुपये भी जमा हो गए, 2 लोगों ने लोन भी ले लिए, ठीक है। जिस दिन इसने जमा कराया पैसा, उसी दिन ये भी लोन लेने के लिए आ गए, ठीक है। तो अभी तो आज तो ठीक है, बैंक की भी अच्छा रहा, बैंक ने खुश भी हुआ, बैंक का मैनेजर भी कि यार हमने पहले दिन ही जो है वो 10,000 रुपये से 27,100 रुपये की डिपॉजिट क्रिएट कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो, अगले ही दिन जब बैंक मैनेजर आके बैठा है और आराम से वो अपनी कुर्सी पे बैठा है, और थोड़ी ही देर में ए, बी और सी तीनों लोग आते हैं, ठीक है। ए कहता है भाई मैंने अपने जो 10,000 रुपये जमा कराए थे वो मुझे दे दो, ठीक है। बी कहता है मैंने जो लोन लिया है वो 9,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं, निकाल के दो मुझे। सी कहता है मैंने यहाँ से जो लोन लिया है 8,100 रुपये की डिपॉजिट से मुझे चाहिए। अब आप सोचो बैंक के साथ कितनी बुरी सिचुएशन होने वाली है। बैंक के पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ हैं, और यहाँ पे बैंक को कैश कितना देना पड़ेगा? 27,100 रुपये का। अब बैंक क्या करेगा? ये तो कुछ हज़ार में अमाउंट है, मान लो इनको हम लैक्स में कर ले तो बैंक की तो हालत ख़राब हो जाएगी। एक साथ में इतना पैसा कहाँ से लाएगा? तो उस केस में बैंक किसके अंडर में काम करता है? कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर में। आरबीआई ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आने देगा। आरबीआई कहेगा ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन वैसे तो आती नहीं है, और फिर भी अगर आ जाती है तो आरबीआई हेल्प करेगा। और आप मुझे बताइए ऐसे कितने बैंक हैं जहाँ सिर्फ 3 कस्टमर होते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बैंक के पास हज़ारों लाखों कस्टमर्स होते हैं।
अगर मान लेते हैं 10 लाख कस्टमर एक बैंक के पास है, उसमें से 1 लाख कस्टमर्स पैसा निकालने आ भी गए तो बाकी 9 लाख का पैसा इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई 9 लाख लोगों का अमाउंट पड़ा है ना बहुत सारा, उस अमाउंट को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बैंक कुल मिला के हमारा जो विश्वास है उस पर गेम खेलता है। ठीक है, बैंक कहीं भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको मैसेज भेज रहा है योर अमाउंट इज़ क्रेडिटेड, कहीं पैसा इधर उधर नहीं गया, और उस मैसेज के बदले में वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, हालांकि हम लोग कैश एंड कैश कर सकते हैं, लेकिन जब तक कैश नहीं निकाल रहे हैं तब तक तो बैंक के मजे हो रहे हैं ना। समझ रहे हैं शायद आप लोग मेरी बात। ओके, अब यहाँ पर ये जो 1 लाख ही क्यों आया भाई, 10 लाख से हमने 1 लाख ही क्यों क्रिएट किया है। 80,000 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था, 70,000 भी हो सकता था, 1 लाख ही क्यों। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का, कि अगर आपको पता करना है कि आप भाई जितने आपके पास रुपए हैं उससे कितनी डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 1/RR मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व। 1/RR मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व। हमारे पास कैश रिजर्व कितना है इस एग्जाम्पल में, 10,000 रुपये जो ए ने हमको डिपॉजिट करवाए हैं। अच्छा, हमारे पास RR कितना है, हमने एज्यूम किया है कि हम लोग के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से बैंक के 10% पैसा ही लोग एनकैश करते हैं, तो हमारे लिए RR जो है वो 10% है। तो 1/10% मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10%। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 इट विल बी 0.1। तो जब आप 10,000 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1 लाख। तो बाय वे ऑफ 10,000 बैंक, by way of rupees 10,000, by way of rupees 10,000 बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। बैंक ने 10,000 रुपये के कैश से 1 लाख रुपए की क्रेडिट क्रिएट कर लिया। क्रेडिट वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बैंक के लिए ये 10,000 रुपये भी उसके खुद के नहीं है, ये भी उसको वापस देने पड़ेंगे एक को। बैंक के लिए 9,000 रुपये भी उसके नहीं है, वापस देने पड़ेंगे। और बैंक के लिए 8,100 भी उसके नहीं है, उसको देने पड़ेंगे डिपॉजिटर को, सॉरी जो अकाउंट होल्डर है उसको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये बैलेंस शीट बताई है, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है वो ध्यान रखना बेटा कि अकाउंट्स में मतलब जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में अगर नहीं भी पढ़ा आपने तो भी ध्यान रखना। बैलेंस शीट एक तरह का क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम 2 चीज़ें लिखते हैं, एक लिखते हैं असेट्स, एक लिखते हैं लाइबिलिटी। असेट्स क्या होती है, जो हमको अर्न करके देती है, और लाइबिलिटी क्या होती है, जो आपको पे करना है। तो उसका एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ये एक टी शेप का स्टेटमेंट होता है, इधर हम लोग असेट्स लिखते हैं, उस साइड हम लोग लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा कोई बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस मैंने तो एक प्रेजेंट करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है ये। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में हम पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे कि हम एज्यूम करते हैं सारे बैंक एक बैंक ही होते हैं, अलग अलग नहीं है, एक बैंक, सारे बैंक एक यूनिट है। फिर दूसरा हम एज्यूम करेंगे कि बैंक के अंदर जो भी पैसा कैश में डिपॉजिट होता है वो सब के सब हाथों हाथ पैसा नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बैंक के पास 10,000 रुपये जमा हुआ है जिसको प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और बैंक का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सारा पैसा एक साथ कोई भी डिपॉजिटर वापस नहीं निकालेगा। फिर इसलिए बैंक क्या करता है, उनका 10% अलग से रख देता है और बाकी पैसा बैंक लोन आउट कर देता है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है, रिजर्व रिक्वायरमेंट 1,000 है, तो एक्सेस पड़ा है 9,000 रुपये। बैंक इस 9,000 रुपये को लोन आउट कर देगा। बैंक लोन कैश में नहीं देता है, बैंक लोन देगा अकाउंट में। ठीक है, तो अगेन बैंक की 10%, अब बैंक 10,000 का भी 10% रखेगा और 9,000 का भी 10% रखेगा, यानी 1,900 रुपये बैंक अलग से रखेगा। तो 10,000 में से 1,900 हटाने के बाद 8,100 रुपये बैंक फिर से लोन दे देगा, और 8,100 के ऊपर और इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के बाद देखा जाए तो आपकी कैश डिपॉजिट 10,000 है, टोटल डिमांड डिपॉजिट है 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 यानी 27,100। आप रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% रखोगे यानी 2,710, और पीछे जो एक्सेस बचेगा वो आपका है 7,290। ये 10,000 में से लेस होगा क्योंकि आपके पास 10,000 रुपये ही कैश हैं। ठीक है, तो 10,000 में से 2710 लेस करेंगे तो 7,290 रुपीज़ आ जाएगा। और बैंक ऐसा तब तक करेगा जब तक कि फुल अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। लास्ट में आप एक बैलेंस शीट बना देंगे, इस बैलेंस शीट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर देंगे कि बैंक जब तक ये अमाउंट 1 लाख तक नहीं पहुँच जाता है तब तक बैंक ऐसा करता ही रहेगा। उसका एक फॉर्मूला भी है 1/RR मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व। तो बैंक देखिए 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें, उस पर कमेंट करते रहें। थैंक यू।